नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी। हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। देखो, हम लोगों ने व्याकरणिक कई सारी कोटियों की बात की है, हमने कई सारी चीज़ों की बात की है, हमने उपसर्ग की बात भी कर ली। और उपसर्ग के बारे में आपको ध्यान है कि ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका जो अर्थ परिवर्तन होता है, या तो उसको पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं अर्थ को, और या उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन करते हैं। खैर, अब हम लोग आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। देखो मित्रों, प्रत्यय के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रत्यय भी ऐसे शब्दांश हैं जो कि किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ, ये किस तरह का होगा, ये जो शब्दांश होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, इनका स्वरूप क्या होता है, और ये किस प्रकार शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, जरा उस कंसेप्ट को एक बार समझ लें। और हम शुरुआत करेंगे अपनी परिभाषा के साथ। परिभाषा क्या कह रही है? देखो, परिभाषा कह रही है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तन कर देते हैं। देखो, इस परिभाषा के अंदर हम इसी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो चीज़ है प्रत्यय, ये शब्दांश हैं, यानी ये मूल शब्द नहीं है। शब्दांश का मतलब क्या होगा? शब्दांश का मतलब, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि अक, अक्कड़, ई, उक। अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि अधूरे हैं, है ना। ये किसी शब्द का अंश तो हो सकते हैं, लेकिन ये सब मूल शब्द नहीं हो सकते। और चूंकि ये लोग मूल शब्द नहीं हो सकते, इसलिए एक चीज़ और हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किसी भी भाषा के अंदर, है ना, स्वतंत्र रूप से काम में नहीं लिए जाएंगे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्यय हुआ वो प्रत्यय एक शब्दांश होगा, शब्द का अंश होगा। उदाहरण हमने देख ही लिए इस तरह के, है ना। दूसरी बात कि चूंकि ये अधूरे हैं, ये शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से काम में नहीं लिए जाएंगे। स्वतंत्र रूप से काम में नहीं लिए जाएंगे तो फिर कैसे काम में लिए जाएंगे? ऑब्वियसली ये किसी न किसी शब्द के साथ में जुड़कर, है ना, फिर प्रयोग में लिए जाएंगे। अब वो जो शब्द होगा उसके साथ में जो इनका जुड़ाव होगा, वह जुड़ाव किस तरह का होगा, ये हमें देखना चाहिए। वो जुड़ाव किस तरह का होगा? पहली चीज़ तो ये कि मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे, क्या मतलब हुआ? जैसे ये कोई शब्द है, ठीक है, इस शब्द के पीछे जो जुड़ेगा उसको आपने प्रत्यय कहा, और जो इसके पहले जुड़ जाएगा उसको आपने उपसर्ग कहा, ठीक है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होंगे वो शब्द के पीछे जुड़ेंगे। एक और चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ये सिर्फ याद करने के हिसाब से है कि जो चीज़ पीछे जुड़ेगी उसमें भी प होगा, है ना, और प्रत्यय में भी प है। इधर उपसर्ग में आ जाओगे तो ये ऊ से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प को इस प से जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए,
हमने ये चीज़ देखी इसमें कि वो उसके अर्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तन कर देगा। कौन? प्रत्यय। किसके रूप में परिवर्तन कर देगा, किसके अर्थ में परिवर्तन कर देगा? मूल शब्द के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन शब्दों के परिवर्तन संभव हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो पुराने वीडियोस में मैं कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। खासकर जब हमने संज्ञा शुरू किया था उसके ठीक पहला जो फर्स्ट वीडियो था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इत्यादि के कारण परिवर्तन हो सकता है। चाहे लिंग की वजह से हो, चाहे पुरुष की वजह से हो, चाहे कारक की वजह से हो, चाहे काल की वजह से हो, चाहे वचन की वजह से हो। तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इन चीज़ों की वजह से जिन शब्दों में परिवर्तन संभव है उनको तो हम कहेंगे विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है उनको हम कहेंगे अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में भी आप जानते हो कि 4 प्रकार के शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, जब ये परिभाषा आपसे ये कह रही है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये निकल कर आया कि जिन शब्दों के अंदर परिवर्तन संभव है उसी में तो परिवर्तन करेंगे। जो अविकारी शब्द हैं यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके अंदर ये प्रत्यय जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो जो शब्द परिवर्तित ही नहीं हो सकता उसको प्रत्यय तो क्या, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे मान लीजिए हमने एक नहीं शब्द लिया था, है ना, कि नहीं शब्द ऐसा शब्द है उसको चाहे आप स्त्री के लिए काम में लो, सीता नहीं खाती, चाहे आप पुरुष के लिए काम में लो, राम नहीं खाता, है ना। पास्ट टेंस में काम में ले लीजिए, भूतकाल के अंदर सीता ने नहीं खाया, है ना, राम ने नहीं खाया। या भविष्य काल में काम में ले लो कि राम नहीं खाएगा, सीता नहीं खाएगी। तो ये जो नहीं शब्द है, इस नहीं शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस नहीं शब्द का लिंग परिवर्तन भी नहीं हुआ, इस नहीं शब्द का काल के हिसाब से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो शब्द हुआ ये अविकारी शब्द है। तो ऐसे अविकारी शब्द जितने भी हैं उन अविकारी शब्दों के साथ में ये जो अपने प्रत्यय है ये नहीं जुड़ेंगे। ये किस में जुड़ेंगे? ये केवल उनमें जुड़ेंगे जिनमें परिवर्तन संभव है। भाई जिसमें परिवर्तन की संभावना होगी उसी को बदलने का प्रयास किया जाएगा। जो हम जानते हैं कि परिवर्तित होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो वहाँ प्रयास भी नहीं किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रत्यय या उपसर्ग किन शब्दों के साथ में लगेंगे, ये केवल विकारी शब्दों के साथ में लगेंगे। तो एक परीक्षा के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तैयार हो जाता है कि प्रत्यय किन शब्दों के साथ में लगते हैं? तो प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ में लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो प्रत्यय हैं ये शब्दांश होते हैं, और इन्हीं शब्दांशों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ उदाहरण दिए थे। दूसरी चीज़ अपने को समझ में आना चाहिए कि प्रत्यय केवल विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। ये मामला भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो शब्द होगा अगर वो शब्द अविकारी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रत्यय नहीं जुड़ पाएगा। जो शब्द विकारी होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों के अंदर ही ये प्रत्यय जुड़ सकता है। यानी किस किस में जुड़ सकता है? वो संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ेगा, विशेषण में जुड़ेगा और क्रिया में जुड़ेगा। यानी एक सवाल यहाँ पर यह भी बन सकता है कि निम्न में से किन शब्दों के साथ प्रत्यय संयोग नहीं करता, जुड़ता नहीं है? तो वो कौन कौन से? इन चारों में से किसी भी एक को हटाकर वो यहाँ पर अव्यय शब्द डाल सकता है ना, वो क्रिया विशेषण शब्द डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को समझ में आना चाहिए कि इन चार के अलावा जो भी शब्द होगा उसके अंदर
ये प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। प्रत्यय केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके साथ ही जुड़ता है। अब एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि प्रत्यय के दो भेद माने गए हैं। देखो भाई, प्रत्यय जो है उसके दो भेद माने गए हैं, और वो दो भेद किस आधार पर माने गए हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्रत्यय के जो भेद हैं वो हैं पहला, एक तो जाएगा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में पहली चीज समझ में आ गई अपने को, शब्दांश है। दूसरी बात समझ में आ गई कि मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन किस रूप में होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पर ये समझ में आ जानी चाहिए कि चूंकि प्रत्यय परिवर्तन करता है तो जो शब्द परिवर्तित हो सकते हैं उन्हीं के अंदर प्रत्यय जुड़ेगा। तो अब वो जिन शब्दों में जुड़ रहा है उनके आधार पर इसका हम ये विभाजन कर देते हैं। कैसे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। और जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं को संस्कृत में हम धातु भी कह देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय वह हैं जो धातु के साथ में जुड़ते हैं, जो मूल धातु होती है जिससे शब्द बनता है ना। जैसे शब्द है चलना, तो चलना शब्द किससे बना? ये चलना शब्द है, ये किससे बना? तो ये चल शब्द जो था इसमें ना प्रत्यय से चलना बना, या चल शब्द में हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चला। ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चली। ठीक है, तो जो मूल शब्द है वो है चल। इस मूल शब्द को हम धातु भी बोलते हैं संस्कृत भाषा के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिया के साथ, या हम कह सकते हैं कि धातु के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय के लिए एक चीज और समझ में आ जानी चाहिए कि जब किसी भी धातु के साथ में, किसी भी क्रिया के साथ में कोई शब्द जुड़ेगा, है ना, तो उस शब्द के साथ में जुड़ने के बाद चूंकि उस शब्द का अंत कृत प्रत्यय से हो रहा है, वह जो प्रत्यय जुड़ा वह प्रत्यय क्रिया के साथ में, धातु के साथ में जुड़ने वाला था, इसलिए उसको कृत प्रत्यय कहा गया। और जिस शब्द का अंत कृत प्रत्यय से हो रहा है, मतलब जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वह कृदंत कहलाएगा। तो हम कृदंत प्रत्यय भी कह देते हैं। कृदंत शब्द आपको समझ में आना चाहिए। देखो, कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत, है ना, कृदंत, अपनी व्यंजन संधि हो गई। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे, और इन्हीं को हम कृदंत भी कह देते हैं क्योंकि कृत प्रत्यय से, कृत से इनका अंत हो रहा है। ठीक, दूसरी जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, वो है तद्धित प्रत्यय की। तो इसको सामान्य रूप से आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जो क्रिया के अलावा शेष सभी शब्दों के साथ में जुड़े उसको आपने तद्धित प्रत्यय कह दिया। ठीक है, तो ये जो तद्धित प्रत्यय हैं ये क्रिया के अलावा शेष सभी के साथ में जुड़ने वाला। अब वो शेष क्या क्या है देखो, उसमें आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये क्या चीज़ें हैं, जरा इनको यहाँ समझने का प्रयास करें एक बार और। कि पहली बात तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो मैंने सामने लिखे। फिर प्रत्यय केवल विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? ये चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इनमें से कृत प्रत्यय क्या होता है? देखो, कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु
पद के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, कहाँ जुड़ेंगे? ऑब्वियसली पीछे जुड़ेंगे, हमने चर्चा पहले कर ली है। तो कृत प्रत्यय कौन से हो गए? ऐसे जो क्रिया या धातु के साथ में जुड़ते हैं। दूसरे क्या हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे जैसे, पहले इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी क्रिया ले ली, जैसे हमने चल लिया या हमने पठ लिया, तो पठ अन क्या बना? पठन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर कि जितने भी प्रत्यय होंगे, इन प्रत्ययों का जब संयोग किसी भी मूल शब्द के साथ में होगा तो वो उपसर्ग से थोड़ा सा भिन्न होगा। उपसर्ग में आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने जब अव्ययी भाव समास की बात की थी, उसमें भी इस चीज़ की चर्चा आई थी कि उपसर्ग और अव्ययी भाव समास में एक कॉमन चीज़ क्या आती है कि जितने भी उपसर्ग होते हैं वे उपसर्ग संधि भी कर सकते हैं शब्दों के साथ में। जैसे अत्यंत शब्द था, तो अत्यंत शब्द के अंदर अति प्लस अंत, अति प्लस अंत क्या बना? अत्यंत बना। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया अति। तो यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पे यण संधि हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रत्ययों के साथ में संधि नहीं होगी। प्रत्यय के साथ में जब भी शब्द बनेगा, जब भी शब्द के साथ में प्रत्यय जुड़ेगा, तो वो केवल संयोग से जुड़ेगा। ये संयोग हमें उपसर्ग में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ संधि भी मिलती है ना। और इनके साथ में जो बड़ा शब्द बन जाएगा, सामासिक शब्द बन जाएगा, वो तीसरी कैटेगरी हो जाती है उपसर्ग को बनाने की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में केवल दो कैटेगरी हैं, या तो आप संयोग कर दोगे और या आप उसके अंदर सामासिक शब्द बना दोगे या समास कर दोगे। दूसरी बात, अपने को एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कोई प्रत्यय जुड़ेगा, अगर वो स्वर में है, प्रत्यय की शुरुआत स्वर से हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने ये शब्द लिया था अभी अन, है ना, ये हम ले लेते हैं इक, हमने लिया समाज और इक। अब उपसर्ग में तो क्या हम संधि कर सकते थे? यहाँ पर अगर आप ज और ई, अ और ई की संधि करके इसको समाजेक बनाना चाहेंगे, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नियम यह है, मूल बात यह है कि प्रत्यय जब भी जुड़ेगा वो संधि नहीं करेगा, वो क्या करेगा? संयोग करेगा या सामासिक शब्द बनाएगा। और जब वो संयोग करेगा तो संयोग करने में भी दो चीज़ें ध्यान रखिए कि यदि वह स्वर से शुरू हो रहा है तो सिर्फ स्वर की जो शुरुआत में जो स्वर है उसकी जो मात्रा है वह मात्रा मूल शब्द में लगा दी जाएगी। इसलिए आप गौर कीजिए, यहाँ पर अन में अ से शुरुआत हो रही थी, हमने इस पठ धातु के अंदर, पठ का मतलब पढ़ना, ये जो पठ धातु है इसमें हमने केवल अ को जोड़ दिया और ये पठन हो गया। इसी प्रकार जब ये शब्द लेंगे हम तो समाजेक नहीं लेंगे, इसको हम क्या लेंगे? हम इसमें जय के अंदर ई को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये जिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सामाजिक। ये सा में परिवर्तित क्यों हुआ, ये अभी थोड़ी देर में हम लोग जान लेंगे। लेकिन अपने को मूल चीज़ क्या समझ में आ गई? मूल चीज़ ये समझ में आ गई कि जब भी प्रत्यय जुड़ेगा, संयोग से जुड़ेगा या समास बनाएगा, और जब संयोग से जुड़ेगा तो उसमें यदि वह किसी स्वर से शुरू हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द में जिस स्वर से प्रत्यय शुरू हो रहा है उसकी मात्रा लग जाएगी। एक तो उदाहरण और देख लेते हैं अपन। देखिए, लड़ प्लस आकू क्या बनेगा? लड़ाकू। लड़ाकू। तो आपने गौर किया यहाँ पर कि ये जो मूल शब्द था, इस मूल शब्द के अंदर ये जो आ की मात्रा थी वो प्रवेश कर गई और हमने उस में आ की मात्रा लगा दी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यय शुरू हो रहा है वो प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहा है। अगले शब्द में आते हैं, देखो खेल प्लस आड़ी क्या बनेगा? इसका ध्यान रखिए, आप में से कुछ लोग इसका जो शब्द बना के खिलाड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी नहीं होगा, ये
खिलाड़ी होगा। खिलाड़ी क्यों हुआ? वही वाली बात जो अभी आई थी कि समाज से सामाजिक कैसे बना, वैसे ही ये खेल से खिलाड़ी कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे हम लोग कहें कि लोटा से शब्द बना लुटिया। लोटा में आपने क्या या प्रत्यय जोड़ दिया लोटा में। लोट से भी बना सकते हैं, लोटा से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों परिस्थिति के अंदर आपने गौर किया कि हमने ये जो मूल शब्द था इसमें इस ई की मात्रा को लगा दिया। यानी आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रत्यय जब भी जुड़ेगा और अगर प्रत्यय की शुरुआत स्वर से हो रही है तो जो मूल शब्द होगा उसके पीछे हम लोग उस स्वर की मात्रा को लगा देते हैं। ठीक है, तो ये खिलाड़ी के अंदर ल के अंदर ये आ की मात्रा जुड़ गई, शब्द बन गया खिलाड़ी। अगले शब्द पर आइए। अगला शब्द है भूल, अक्कड़। शब्द क्या बनेगा? भुलक्कड़। फिर वही चीज गौर कीजिए यहां पर कि जो बड़े ऊ की मात्रा थी ये छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गई। तो ध्यान रखिए ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये परिवर्तन कुछ नियमों के साथ हो रहे हैं। अपवाद सब जगह होंगे, अपवाद के भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे मूल चीज़ क्या आती है? मूल चीज़ आती है कि इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कुछ नियमों से हो रहे हैं कि चाहे अ हो तो उसका आ हो जाना है ना, या ई है उस ई का ए हो जाना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे ये चीज़ सामने आ रही है। चलिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ में, धातु के साथ में जुड़ते हैं। और जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यदि उनमें स्वर होगा तो स्वर की मात्रा पहले लगा दी जाएगी, और अगर व्यंजन होगा तो सीधी सी बात है उसमें संयोग हो जाएगा, उसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है ना, कोई परिवर्तन नहीं करना। चलिए, अब देखिए दूसरी बात क्या ली थी अपन ने जब हम इसके भेदों की बात कर रहे थे कि तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अलावा शेष शब्दों के साथ में जुड़ें। इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कृत प्रत्यय को अपन ने समझा है अभी तक, एक बार रिवाइज कर लें। देखो, जो प्रत्यय हैं वो शब्दांश हैं, शब्द नहीं है। ठीक है, चूंकि शब्द नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर ये अकेले प्रयोग में नहीं आएंगे, स्वतंत्र प्रयोग में नहीं आएंगे, ये किसी शब्द के पीछे जुड़कर ही प्रयोग में लिए जाएंगे। जब ये शब्द के पीछे जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनमें परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल विकारी शब्दों के साथ ही ये जुड़ जाएंगे। विकारी शब्द केवल 4 होते हैं, और इनमें से क्रिया के साथ में जो शब्द जुड़ रहे हैं, जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, उन प्रत्ययों को अपन ने कृत प्रत्यय कहा। और ये नियम समझा कि प्रत्यय यदि स्वर से शुरू होगा तो उस स्वर की मात्रा मूल शब्द में लगा दी जाएगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। देखो, तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, या विशेषण से संयोग करते हैं। ठीक है, इनमें जैसे मान लीजिए हमने लिया विज्ञान, संज्ञा शब्द है, इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बनेगा? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये एक प्रत्यय में ई जुड़ा हुआ है सबसे पहले, तो ये जो न है इसमें ई की मात्रा आ जाएगी, और ये जो विज्ञान है ये क्या हो जाएगा? वी, ये हो जाएगा वही। वैज्ञानिक। ठीक है, अगेन एक समस्या यहाँ पर आ गई कि ये जो शब्द है ये वही क्यों हुआ? समाज में एक प्रत्यय जुड़ा तो सामाजिक क्यों हुआ, है ना? इन चीज़ों के बारे में, इन नियमों के बारे में अभी हम बस कुछ ही देर में बात करने वाले हैं।
तो पहला शब्द हमने जो लिया तद्धित प्रत्यय के अंदर, वो विज्ञान से बना, एक वैज्ञानिक। दूसरा देखो, मीठा और आस। मीठा और आस, मी में देखिए बड़ी मात्रा है, लेकिन जो शब्द बनेगा वो बनेगा मिठास। मात्रा छोटी हो गई। जैसे हमने बात की थी लोटा प्लस इया, क्या बना? लुटिया। मात्रा छोटी हो गई। जैसे हमने कहा लूट प्लस एरा, लूटने वाला, है ना, क्या बनेगा? लुटेरा। फिर छोटी मात्रा हो गई। तो यहाँ पर भी मीठा और आस, मिठास, छोटी मात्रा हो रही है। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? ये बड़ी मात्रा छोटी मात्रा में परिवर्तन क्यों हो रही है? ये नियम को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला शब्द लेते हैं अपन इसके अंदर, दिलेर और ई। क्या शब्द बनेगा? दिलेरी, है ना, दुस्साहस जो होता है, दिलेरी। अगला शब्द लिया अपन ने रस, प्रत्यय लिया इला, शब्द बना रसीला। अगला शब्द लीजिए सम प्लस य। देखो एक तो इसमें य और अ, इन दोनों को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अ प्रत्यय से बनने वाले शब्द और य प्रत्यय से बनने वाले शब्द मूल शब्द में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं उसके स्वरूप के अंदर। तो उस स्वरूप के परिवर्तन को समझने के लिए हमें इन दो प्रत्ययों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा। वैसे करीबन 6-8 प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों का प्रयोग होता है। उन 6-8 प्रत्ययों को अपन अलग अलग जब पढ़ेंगे तब उनमें एक एक प्रत्यय के साथ में उस नियम को जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमें क्लासरूम के अंदर ही वे नियम याद हो जाएं जिन नियमों के आधार पर वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो सम प्लस यह शब्द बनेगा साम्य। तो देखो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ में लग रहे हैं, विज्ञान, मीठा, दिलेर, रस, सम, इनमें जो प्रत्यय लगे, इन प्रत्ययों को आपने तद्धित प्रत्यय कहा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अपन प्रत्ययों में क्या क्या बातें कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम प्रत्ययों के कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमने इसकी परिभाषा से इसकी शुरुआत की थी। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि जो प्रत्यय होगा वो शब्दांश होगा। चूंकि शब्द का अंश होगा तो ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। चूंकि स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वो किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर आएगा, तो शब्द के साथ में वो उसके पीछे जुड़ेगा। आगे जुड़ता तो प्रत्यय नहीं होता, उपसर्ग होता, तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ेगा। जुड़ने के भी हमने तरीकों की बात की थी कि यहाँ पर संधि नहीं होगी, प्रत्यय में कभी संधि नहीं होती, उपसर्ग में संधि भी हो सकती है। उसके अलावा हमने देखा संयोग भी था और उसके अलावा हमने सामासिक शब्द भी बनाए, वो अलग मामला है। लेकिन प्रत्यय के अंदर संधि नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब मूल शब्द के सामने प्रत्यय जुड़ेगा तो दो ही तरीके से जुड़ सकता है, या तो वो उसको संयोग होगा उसका, और या वो सामासिक शब्द बनाएगा। जुड़ने में भी हमने एक नियम को समझा कि अगर प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहा है तो जिस स्वर से वो शुरू हो रहा है उसकी मात्रा मूल शब्द के पीछे जोड़ दी जाएगी, और अगर वो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो सीधे सीधे संयोग हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है। हमने फिर बात की कि ऐसे प्रत्यय जो क्रियापद या धातु के साथ में जुड़ते हैं उनको हमने कृत या कृदंत कहा, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के अलावा शेष जो विकारी शब्द हैं उनके साथ में जुड़ते हैं उनको अपन ने तद्धित प्रत्यय कहा। यहाँ तक का मामला अपना क्लियर होता है। अब देखो ये जो जुड़ाव होगा, उस जुड़ाव के अंदर ही अपनी जो मूल परिभाषा थी उसमें अपने को क्या चीज़ गौर से देखनी चाहिए कि वे शब्दांश हैं प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में पूर्ण
या आंशिक रूप से परिवर्तन कर देते हैं। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है मित्रों? तो देखो, इस परिवर्तन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक नए शब्द का निर्माण हो सकता है, नया शब्द बनेगा। दूसरी बात, वो जो मूल शब्द था उसके अर्थ को और सपोर्ट करता है, उसको और विस्तार देता है या उसको और विशेषता प्रदान कर देता है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरी चीज़ ये हो गई कि ये जो शब्द होगा वह शब्द अपने आप में एक चमत्कार उत्पन्न कर देगा, मतलब मूल शब्द जो था उससे बिल्कुल नया शब्द बनकर आ जाएगा, और वो जो नया शब्द बनकर आएगा उस नए शब्द के अंदर एक ऐसा चमत्कार होगा जो मूल शब्द में हमने को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अर्थ का आमूलचूल परिवर्तन। तो ये कुछ तरीके हैं, एक एक तरीके को जरा लेने का प्रयास करें। जैसे हम बात करते हैं कि नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। वो जो परिवर्तन हो रहा है शब्दों में, मूल शब्द में जो परिवर्तन हो रहा है प्रत्यय के लगने से, वो किस प्रकार से हो रहा है? सबसे पहली चीज कि नए शब्द का निर्माण। एक नया शब्द भाषा को मिलता है, जैसे हमने लिया गुरु। गुरु का मतलब टीचर भी होता है, सिखाने वाला। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब महान भी होता है। लेकिन जैसे ही अपन इसमें त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो एक ऐसा शब्द बन गया जिसका अर्थ इन सबसे भिन्न है, गुरुत्व, है ना। तो जो गुरुत्व शब्द बना वो एक बिल्कुल नया शब्द था जो गुरु शब्द से कहीं मैच नहीं करता, गुरुत्व। अगला शब्द लेते हैं, जैसे अपन बल। इसमें अपन ने जोड़ा इष्ट प्रत्यय, क्या बना? बलिष्ठ। बलिष्ठ, इष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, ऊंचा। तो बल में जो सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा बली है, उसके लिए आपने क्या शब्द काम में लिया? बलिष्ठ। बल केवल एक साधारण शब्द था जो ताकत को बताता है, लेकिन बलिष्ठ शब्द से क्या मतलब हुआ कि सब लोगों के बल में जो सबसे ज़्यादा बली व्यक्ति है उसको आपने बलिष्ठ कहा। और ये परिवर्तन, ये जो नया शब्द बना, ये नया शब्द या इस बल में जो परिवर्तन आया, उसके अर्थ में जो परिवर्तन आया, वह किसकी वजह से आया? वो इष्ट प्रत्यय की वजह से आया। एक चीज़ और गौर कीजिए आप कि यहाँ पर त्व जो है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ गुरु में त्व को जोड़ दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। इधर इस ल के अंदर ये जो इष्ट प्रत्यय ई से शुरू हो रहा है, इसकी मात्रा आ गई छोटी ए की, तो ये बन गया बलिष्ठ। तो यहाँ पर अगर प्रत्यय स्वर से शुरू होगा तो उसकी मात्रा मूल शब्द में लग जाएगी, और अगर वो व्यंजन से शुरू होगा तो सीधे सीधे संयोग होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगले शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है फिर गुरु। अभी हमने गुरु में त्व जोड़ा था तो गुरुत्व बना था। मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, जैसे अ हुआ, जैसे य हुआ, जैसे ए हुआ। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, करीबन 6-8 प्रत्यय, जिनको पढ़ते समय अपने को कुछ विशिष्ट नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गुरु शब्द में यदि अपन अ को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा गौरव। कहाँ गुरु शब्द और कहाँ गौरव, बिल्कुल नया शब्द बन गया। और अगेन अभी मैं सिर्फ समस्याएं खड़ी कर रहा हूँ, अभी मैं आपको उसके जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पहले समस्या क्लियर होनी चाहिए कि ये किस किस तरह से हमें चौंका सकता है। प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस किस तरह से हमारे सामने नए नए रूपों में आ सकते हैं, और वह जो रूप परिवर्तन हो रहा है जो हमने इन जनरल नहीं समझा होता, हमने केवल रटा हुआ होता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि गुरु से यहाँ बन गया गौरव। तो ये जो मात्रा में परिवर्तन हुआ, ये जो दीर्घीकरण हुआ, कहीं पर छोटी मात्रा आ रही है, लूट और एरा, लुटेरा बन गया, छोटी मात्रा लग गई। कहीं पर आप देख रहे हो कि गुरु में छोटे की मात्रा और ये कैसे बढ़ रही है, ये दीर्घ हो गई, गौरव बन गई।
ये कैसे परिवर्तन हुआ? तो अगेन मैं इसमें यहाँ पर भी वही बात बोलूँगा आपको कि अभी हम कुछ नियमों को समझने वाले हैं। उन नियमों को समझते ही ये जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, ये सारे कन्फ्यूजन्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी अपने को मूल बात समझ में आनी चाहिए कि जब कोई प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेगा तो उसमें वो क्या करेगा, एक तो नए शब्द का निर्माण कर देगा, दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा वो मूल अर्थ में मूल शब्द के मूल शब्द के अर्थ को विशेषता प्रदान करता है। मतलब ये जो परिवर्तन हुआ उसमें दूसरा परिवर्तन क्या हो रहा है? दूसरा परिवर्तन हो रहा है कि जो मूल शब्द है उसके अर्थ को वो विशेषता दे देगा। जैसे हमने एक शब्द लिया मीठा, ठीक है, मीठा अपने आप में एक स्वाद को बता रहा है, मिठास को बता रहा है, और इसमें अपन ने अगर पन शब्द जोड़ दिया तो मीठा शब्द को एक विशिष्टता मिल गई, उसके अर्थ को एक विशेषता मिल गई, मीठापन, मीठा होने की योग्यता, मीठा होने का गुण, मीठा होने का धर्म, मीठापन, है ना। जैसे हमने गुरु शब्द लिया, इसमें हमने इमा प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए, ये मात्रा इस पीछे वाले इसमें व्यंजन में लग जाएगी। क्या शब्द बना? गरिमा बना, ऊ आ में बदल गया, है ना। तो जो गुरु था उससे शब्द बना गरिमा, और जो गरिमा शब्द है, ये गरिमा शब्द इस गुरु शब्द की जो विशेषता थी, महानता, है ना, उस महानता को और ज़्यादा बढ़ाती है, उसमें और ज़्यादा विशेषता उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये दो रूप हमने देखे कि जब कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किस तरह से होता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए इन प्रत्ययों के बारे में कि जब भी आप मूल शब्द, कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द है, उसमें से आप मूल शब्द को जब छांटेंगे, यानी प्रत्यय को जब हटा देंगे, तो जो मूल शब्द निकलता है वो सार्थक होना चाहिए। देखो, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब मूल शब्द जो है, इस मूल शब्द के अंदर अपन एक चीज और जोड़ते हैं, सार्थक। हमने जब अपने इस पढ़ाई की शुरुआत की थी तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलने चाहिए, और उन वर्णों का जो समायोजन होगा, उनका जो मेल होगा, उससे जो शब्द बन रहा है, यदि वो कोई अर्थ रखता है तब तो उसको हम शब्द कहेंगे, और अगर वो शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, उसमें अर्थवत्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह शब्द नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए ये वो शब्दांश हैं प्रत्यय जो सार्थक मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो भी मूल शब्द होगा वह मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं अपन इसका। हम कौन सा बिंदु डिस्कस कर रहे हैं? हम प्रत्ययों के कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्ययों की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रत्ययों की अवधारणा में हम प्रत्ययों के स्वरूप को समझते हुए वो मूल शब्द किन मूल शब्दों के साथ में जुड़ेंगे, इस बात को समझते हुए वो मूल शब्दों के साथ कहाँ और कैसे जुड़ेंगे, इसकी बात करते हुए अब हम इस बिंदु पर आ रहे हैं कि यदि प्रत्यय को मूल शब्द से अलग कर दिया जाए तब मूल शब्द कैसा होना चाहिए। मूल शब्द यानी प्रत्यय हटाने के बाद
मूल शब्द किसको कहोगे? जो आपका प्रत्यय था, या तो उस प्रत्यय को निकाल दो उस शब्द में से या हटा दो, उसके बाद शेष जो बचा हुआ शब्द है वह शब्द मूल शब्द है। और मूल शब्द सदैव सार्थक होता है। क्या मतलब निकला कि मूल शब्द जो होगा उसमें से जो शब्द होगा उसमें से अगर आपने प्रत्यय को निकाल दिया तो शेष जो मूल शब्द बचा वह मूल शब्द हमेशा सार्थक होना चाहिए। अब ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम जब भी प्रत्यय को अलग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बचा हुआ शब्द जो है क्या उसका कोई अर्थ निकलता है। इसकी वजह से कई सारे प्रत्यय ऐसे हैं जो मिलते जुलते से हैं, है ना, और उन मिलते जुलते प्रत्ययों में कन्फ्यूज़न की वजह से हम एक की जगह दूसरा प्रत्यय उसमें समझ लेते हैं, और जब हमने एक की जगह दूसरा प्रत्यय समझ लिया तो उस दूसरे प्रत्यय को जब हम हटाएंगे तो जो शब्द बचेगा वो सार्थक नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये समझ पाएंगे कि यदि कोई एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे लगने वाले कोई प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को अलग करने के बाद में जो शब्द बच रहा है अगर वो सार्थक है तब तो हमने जो शब्द निकाला वो सही है, और अगर हमने जो प्रत्यय निकाला और उसके बाद में जो शब्द बचा वो सही नहीं है, सार्थक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने गलत प्रत्यय समझ लिया है। तो इस तरह से हम अपने प्रत्ययों में होने वाली गलतियों को भी ठीक कर पाएंगे। जैसे एक प्रत्यय है आलू, ठीक है, इस आलू प्रत्यय से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। हम जरा देखने का प्रयास करें कि उन शब्दों में से यदि अपन मूल प्रत्यय को, इसको प्रत्यय को निकाल देते हैं तो जो शेष शब्द बचता है वह सार्थक रहता है कि नहीं, उससे पता लग जाएगा कि क्या यह शब्द सही शब्द था, क्या इसमें प्रत्यय था या नहीं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे हमने लिया एक शब्द टालू, जैसे हमने शब्द लिया झगड़ालू, जैसे हमने शब्द लिया चालू, है ना, जैसे हमने शब्द लिया खर्चालू, ये हमने कुछ शब्द लिए। अब जरा इनमें से आलू प्रत्यय को निकाल के अलग करते हैं तो क्या क्या शब्द निकल कर सामने आएगा। ट प्लस आलू, झगड़ा प्लस आलू, मूल शब्द पे चलेंगे हम, झगड़ प्लस आलू, च प्लस आलू, खर्च प्लस आलू। अब आप देखिए अपन ने इनमें से चारों शब्दों में से आलू प्रत्यय को निकाल के अलग कर दिया, और जो शब्द निकल कर आए वो निकल कर आए टालू में ट, झगड़ालू में झगड़, चालू में च और खर्चालू में खर्च। अब जरा ये तो आलू प्रत्यय हो गए, इनको तो आप छोड़ दीजिए अलग। अब इनको ज़रा गौर से देखिए, इनमें से क्या कोई ऐसा शब्द है जो सार्थक नहीं हो। जैसे ट शब्द है, ये सार्थक नहीं है। जैसे च शब्द है, ये भी सार्थक नहीं है। झगड़ अपने आप में एक सार्थक शब्द है, खर्च अपने आप में एक सार्थक शब्द है। इसका मतलब टालू और चालू ये दोनों आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द नहीं है, ये अपने आप में ही मूल शब्द है। हाँ, लेकिन जो झगड़ालू और खर्चालू शब्द है ये दोनों शब्द मूल शब्द के साथ आलू प्रत्यय लगाने के साथ में बने हैं। बात समझ में आती है? तो अपने को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर मूल शब्द या शेष शब्द जो बचा हुआ है वो अगर सार्थक नहीं होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो प्रत्यय निकाला वो गलत निकाला है, हमने उस प्रत्यय को गलत समझ लिया है। एक दो उदाहरण और समझने का प्रयास करें। जैसे अन प्रत्यय लेते हैं, अन, और बनने वाले शब्द लेते हैं। देखो जैसे अपन ने लिया तन, धन, नमन, पठन, ये चार हमने शब्द लिए। ठीक है, अब इसमें से निकाल के अलग अलग करना शुरू करें तो त, अन, तन, ध, अन,
धन, नम, अन, नमन, पठ, अन, पठन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने तब निकाला या हमने ध निकाला, ये कोई सार्थक शब्द नहीं बच रहे। चूंकि ये सार्थक शब्द नहीं है तो तन और धन ये इस अन प्रत्यय के उदाहरण नहीं होंगे, लेकिन नम प्लस अन नमन, विनम्रता का भाव, पठ प्लस अन पठन यानी पढ़ने का भाव, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए हम कुछ शब्द और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो शब्द ले रहा हूँ। मैंने लिया पठनीय, चिंतनीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय। हमारा प्रत्यय है ई। ठीक है, अब जरा इनमें से शब्दों को अलग करना शुरू करें तो पठ, पठन प्लस ई, चिंतन प्लस ई, प्रांत प्लस ई, राष्ट्र प्लस ई। इन शब्दों को गौर से देखिए आप। इनमें से पठन और चिंतन ये जो शब्द हैं, क्या ये मूल शब्द हैं? नहीं, ये तो खुद तो अपने आप में ही प्रत्यय वाले शब्द हैं। तो अगर इनका मूल शब्द निकालना चाहेंगे तो इनका मूल शब्द क्या निकलेगा? इनका मूल शब्द जो है पठन में वो है पठ, पठ धातु से, और चिंतन में जो मूल शब्द है वो है चिंत। अगर हमने इसमें पठ और चिंत अलग से निकाला तो पठ और ईय, पठीय, पठनीय तो नहीं बना, या चिंत में से अपन ने ईय निकाल दिया तो चिंतीय, चिंतनीय तो नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो उदाहरण हैं, कौन से? पठनीय और चिंतनीय, ये ईय के उदाहरण नहीं हैं, ये सब अनीय के उदाहरण हैं। पठ अनीय पठनीय, चिंत अनीय चिंतनीय। लेकिन ये जो शब्द हैं प्रांत प्लस ईय, प्रांत प्लस ईय प्रांतीय, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, स्थान प्लस ईय स्थानीय, भारत प्लस ईय भारतीय, ये शब्द बन रहे हैं, ये सारे ईय के हैं। तो अपने को शब्दों के तोड़ने के बाद में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो शेष शब्द बच रहा है, जो मूल पद बच रहा है, वो सार्थक होना चाहिए। जैसे ही हम इसको प्रत्येक शब्द को अलग करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो शब्द अलग किया, जैसा हमने यहाँ पर किया था या हमने पहले भी देखा, तो अगर मूल शब्द सार्थक नहीं है, शेष बचा हुआ शब्द अगर सार्थक नहीं है, हम समझ जाएंगे कि हमने जो प्रत्यय चुना है, हमने जो प्रत्यय निकाला है, हमने जो प्रत्यय समझा है उसमें कि ये प्रत्यय है, वह प्रत्यय नहीं है, यानी हमने गलत समझा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कभी भी हमें प्रत्यय को समझना होगा, कभी भी हमें शब्द को हल करना होगा, हम सिर्फ उसमें से प्रत्यय को निकाल के अलग करेंगे और ये देख लेंगे कि शेष बचा हुआ शब्द अगर सार्थक है तब तो हमारा प्रत्यय सही है, वरना हमें दूसरे प्रत्यय की तरफ जाना पड़ेगा, किसी और प्रत्यय के बारे में सोचना पड़ेगा। इन प्रत्ययों को पढ़ते समय हम इसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अभी मैं उदाहरण शुरू नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण हम बाद में शुरू करेंगे। उसके पहले एक और चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो शब्द है, मूल शब्द और जो प्रत्यय है, ये एक ही वर्ग से होना चाहिए। वर्ग से मेरा तात्पर्य क्या है? हमने शब्द लिया संस्कृत का, शब्दों की बात चल रही है, भाषा की नहीं, हम सीधे सीधे बात करते हैं तत्सम। अगर शब्द तत्सम है तो जो प्रत्यय होना चाहिए पीछे वो भी तत्सम ही होना चाहिए। और अगर शब्द तद्भव है
तो जो आपका प्रत्यय होगा वो भी तद्भव होना चाहिए। तत्सम और तद्भव आपको समझ में आने चाहिए कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हैं, यानी मूल संस्कृत भाषा के शब्द हमने हिंदी में एडॉप्ट कर लिए, उन शब्दों को आपने तत्सम कहा। तत्सम का मतलब ही क्या निकलता है? तत् यानी संस्कृत के समान, तत् के समान, यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द था उसके समान जो शब्द है, हमने जिसको एज इट इज ले लिया। जैसे हमने शब्द लिया हस्त, तो हस्त शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ऐसे ही मान लीजिए जो तत् से भव है, मतलब तत् से पैदा हुआ, यानी संस्कृत से परिवर्तन के साथ जो शब्द पैदा हुए उनको आपने तद्भव कहा। जैसे हाथ, इधर हमने बात की थी हस्त, हस्त और हस्त से बना हाथ, हस्त तत्सम शब्द है, हाथ तद्भव शब्द है। तो यदि मूल शब्द तत्सम होगा तो प्रत्यय भी तत्सम का काम में लिया जाएगा, मूल शब्द यदि तद्भव होगा तो प्रत्यय भी तद्भव काम में लिया जाएगा, और अगर मूल शब्द विदेशी होगा तो जो प्रत्यय लिया जाएगा वह भी विदेशी होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये एक और नियम हमें समझ में आना चाहिए। एक दो उदाहरण इसमें देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिया कृपा, तो यहाँ पर जो शब्द लगेगा वो संस्कृत का ही, सॉरी तत्सम का ही प्रत्यय लेंगे। आलू, छोटा, ल पे छोटी मात्रा, शब्द क्या बनेगा? कृपालु। बड़ी मात्रा नहीं आएगी इसके अंदर। दूसरे में आ जाइए, जैसे आपने जो शब्द अपने उदाहरण में लिया था अभी पीछे, झगड़, प्लस आलू, तो यहाँ पर जो आलू है ये तत्सम प्रत्यय है, यहाँ पर जो आलू है वो तद्भव प्रत्यय है। क्या शब्द बनेगा? झगड़ालू। विदेशी पे आ जाइए, विदेशी पे मान लीजिए हमने कोई शब्द लिया, हमने ये शब्द लिया क्या शब्द लिए हमने? हमने पहला शब्द लिया खौफ, ये खौफ है। ठीक है, और इसमें अपन ने प्रत्यय जोड़ दिया। क्या प्रत्यय जोड़ा? तो फारसी का ही प्रत्यय होना चाहिए, नाक। ये आ गया नाक। इनको जोड़ के आप क्या बनाओगे? इनको जोड़ के आप बनाओगे खौफ नाक। या इस शब्द को कैसे लिखोगे आप? खौफनाक। ये उर्दू भाषा में खौफनाक लिखा हुआ है। तो खौफनाक जो शब्द आपने लिया वह खौफनाक शब्द क्यों बनाया? क्योंकि इसमें खौफ शब्द मूल शब्द विदेशी था, जो प्रत्यय लिया अपन ने नाक वो भी विदेशी लिया। आप इसमें खौफ शब्द में आलू जोड़ के खौफालू नहीं बना सकते। बात समझ में आती है? तो फिलहाल हम इतनी बात करेंगे। अभी हमें इसके कंसेप्ट्स के ऊपर, प्रत्ययों के कंसेप्ट्स के ऊपर हमें बहुत सारी बातें करनी है। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो उदाहरण भी अपने को समझ में आएंगे और परीक्षा में भी अपन ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को हल कर सकेंगे। तो अपने अगली वीडियो तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।